नमस्कार। करंट अफेयर जो अगस्त का सीरीज हमारी चल रही है करंट अफेयर की, उसमें पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आ चुके हैं और पार्ट 3 जो है वो 15 अगस्त को जो लाल किले से प्रधानमंत्री जी का जो भी उद्बोधन हुआ था, उसमें जिन चीजों का जिक्र था वो न्यूज में आ गई थी, तो उससे रिलेटेड करंट अफेयर मैंने उसमें बना दिया है। अब ये हमारा जो है पार्ट 4 आज आप लोगों के सामने है, अगस्त महीने का। ठीक है, तो ये हमारा चैनल है एमएसपी, ठीक है, मिशन स्टडी पॉइंट। और इसमें मैं 15 अगस्त से लेके 21 अगस्त का करंट अफेयर आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। तो चलिए समय ना गंवाते हुए अपना करंट अफेयर शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें मैं एक चीज और भी बता दूं कि जो भी सोर्स इसमें लिया गया है, मेजर सोर्स जो है वो हमारा पीआईबी से है। मैं कई जगह सोर्स उसमें लिखा भी हूँ, कहीं अगर छूट गया हो तो पीआईबी सोर्स है। ठीक है, तो पहला जो है शशि थरूर साहब, आप लोग यहाँ देख रहे हैं इनको फ्रांस का उच्चतम नागरिक सम्मान दिया गया है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ भारत में भारत रत्न है, वैसे ही फ्रांस में से सेवेलेयर दी ला लीजन ऑफ ऑनर, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, सेवेलेयर दी ला लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है शशि थरूर साहब को। ठीक है, शशि थरूर साहब को इससे पहले स्पेन के उच्चतम नागरिक सम्मान मिल चुका है। ठीक है, शशि थरूर साहब लोकसभा तिरुवनंतपुरम से सांसद हैं। ठीक है, एक कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते हैं। ठीक है, कांग्रेस पार्टी से एक सांसद है। ठीक है, केरल से। ठीक है, तिरुवनंतपुरम जो है केरल की राजधानी है, इसको भी ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो है ओमान और भारत। ठीक है, दोनों के बीच में जो चौथा संस्करण था युद्धाभ्यास का, जो चौथा संस्करण था अल नजाह, युद्धाभ्यास का नाम है अल नजाह, इसका चौथा संस्करण संपन्न हुआ है। ठीक है, ये कहाँ पे संपन्न हुआ? तो राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में, राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में, यानी कि ये भारत में हुआ है ये वाला संस्करण, चौथा संस्करण। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखना है। ठीक, तीसरा जो संस्करण था इसका अल नजा, जो युद्धाभ्यास है उसका तीसरा संस्करण जो था वो ओमान की, ठीक है, ओमान के शहर मस्कट में हुआ था। ठीक है, 2019 में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो है ऑस्ट्रेलिया भारत। ठीक, ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में, ठीक है, पिच ब्लैक, इसको ध्यान रखिएगा, पिच ब्लैक 2022 का जो वायुसेना एवं रॉयल ऑस्ट्रेलिया के साथ 16 अन्य देशों की जो वायुसेना है इसमें प्रतिभाग करेंगी। ठीक है, पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास या फिर पिच ब्लैक अभ्यास में। ठीक है, ये द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। बहुराष्ट्रीय का मतलब हो गया कि दो से ज्यादा इसमें देश पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, भारत हो गया, भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ 16 देश, अन्य 16 देश और भी इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। ठीक है, पिछला इसका जो संस्करण था ये 2018 में आयोजित किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के साथ अन्य जो युद्ध अभ्यास है वो हमारा जो है अस्त्र हिंद अभ्यास, जिसमें थल सेना प्रतिभाग करती है, यानी कि इंडियन आर्मी। ठीक है, इंडियन आर्मी इसमें प्रतिभाग करती है। ठीक, आसी अस इंडेक्स, ठीक है, मतलब ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये जो है इसमें नौसेना प्रतिभाग करती है, ऑस्ट्रेलिया की नौसेना और भारत की नौसेना। ठीक है, उसके बाद एक मालाबार एक्सरसाइज होती है, फिर मालाबार युद्ध अभ्यास होता है, जिसमें ये नौसेना द्वारा किया जाता है मालाबार युद्ध अभ्यास। ठीक है, केरल जो हमारा राज्य है उसका जो तट है ना ये वाला, इसी को मालाबार तट भी कहा जाता है, और इसी के नाम पे इसको मालाबार एक्सरसाइज भी
नाम दिया गया है, तो इसको भी ध्यान रखना है। तो इसमें 4 देश सम्मिलित होते हैं, ठीक है। यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ठीक है। ये जो सोर्स है ये पीआईबी से मैंने लिया है, ठीक है। आगे चलिए, वियतनाम और भारत, ठीक। वियतनाम और भारत के बीच में जो सेना अभ्यास है, ठीक है, बिनबेक्स, ठीक, बिनबेक्स, इसका समापन चंडी मंदिर हरियाणा में हुआ, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। बिनबेक्स का जो अगला संस्करण था, अगला संस्करण जो होने वाला है 2023 में वियतनाम में होगा, ठीक है। ये फोटो है और इसका सोर्स है, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। आगे चलिए, इसको ध्यान रखिएगा बस। बिनबैक्स कहाँ हुआ था? तो ये हरियाणा में हुआ था। इसको ध्यान रखना है किसके किसके बीच में होता है, तो ये वियतनाम और भारत के बीच में होता है, ठीक है। बिनबैक्स का पूरा देखिए नाम है, भी से वियतनाम हो जाएगा, ठीक। वियतनाम, आई एन से इंडिया, अब बी से बाइलेटरल, ठीक है, एक्सरसाइज, ठीक। तो इसको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो है अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, तो देखिए ड्रैगन फ्रूट, ये जो है ड्रैगन फ्रूट है, इसके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एपीडा ने बैठक किया है, वाणिज्य मंत्रालय और जो भी इसमें स्टेक होल्डर हो, इसके इसे बढ़ावा दिया जा सके, ठीक। तो एपीडा क्या है आप लोगों के जानना है, कृषि प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, ठीक है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, ठीक है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी, तो इसको ध्यान रखना है। ये इसको किस अधिनियम से स्थापित किया गया था या फिर बनाया गया था, तो ये बनाया गया था एग्रीकल्चर एंड प्रोसेसिंग ऑफ फूड प्रोडक्शन एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अधिनियम, या फिर कह सकते हैं कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के तहत इसको बनाया गया था, ठीक है। ये निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये मुख्यतः बागवानी, फूलों की खेती या पुष्प कृषि, प्रोसेसिंग, ठीक है, पोल्ट्री, डेयरी एवं अन्य कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने का दायित्व तो इस एजेंसी को सौंपा गया है, ठीक। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं भी पूछ सकता है कि एपीडा क्या है, तो इसके बारे में अगर आप लोग जानते रहेंगे, इसमें 2-3 चीजें पूछ सकता है। जैसे पूछेगा कि एपीडा क्या एक संवैधानिक निकाय है? देखिए, 2 तरीके से पूछेगा। एक तो संवैधानिक निकाय, एक संवैधानिक निकाय होता है। तो जो एक्ट के तहत बनाई जाती है वो स्टेचुअरी बॉडी रहती है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान आप लोगों को रखना है, ठीक। आगे चलते हैं। अगला जो है सोर्स आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, मत्स्य सेतु ऐप में ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर एक्वा बाजार को का शुभारंभ किया गया, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक। ऐप को ऐप को किसने बनाया है, तो ये बनाया है ICAR, ठीक है, ICAR और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वा कल्चर ने मिलके, ये भुवनेश्वर में इंस्टीट्यूट, जो इंस्टीट्यूट है भुवनेश्वर में स्थित है, इसके द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। उसके बाद जो अगला इसी में हमारा करंट अफेयर है, ये देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही हमको लग रहा है इसमें, कि भारत की पहली डबल डेकर, ठीक है, डबल डेकर, ठीक है, डबल डेकर, ठीक, मतलब कि 2 मंजिला, 2 मंजिला इलेक्ट्रिक बस, ठीक है, का उद्घाटन मुंबई में किया गया। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे यही इसमें करंट अफेयर लगा है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये पूछेगा एकदम गारंटी के साथ, ठीक। आगे चलिए, उसके बाद क्या कर रहा है, हर घर जल, ठीक है, हर घर जल, गोवा एवं दादर एवं नागर हवेली और दमन और दीव देश, ठीक है। गोवा जो है पहला प्रमाणिक राज्य बना है हर घर जल से, और दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव जो है देश के हर घर जल का जो है पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये जल जीवन मिशन के तहत इस योजना को, मतलब इस कैंपेन को शुरू किया गया था। और जल जीवन जो है, जल जीवन मिशन
एक भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है, जिसकी घोषणा 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई थी। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है या फिर लक्ष्य है, 2024 तक ग्रामीण परिवारों को, जो रूरल इंडिया में जितने भी ग्रामीण परिवार हैं, उनको सभी को पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता एवं नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पीने योग्य नल के पानी, मतलब ये देख लीजिएगा, नल के पानी की आपूर्ति का प्रावधान करना है। ठीक है, यह एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड या फिर केंद्र प्रायोजित स्कीम है। केंद्र प्रायोजित स्कीम में ये होता है कि केंद्र सरकार द्वारा ये स्कीमें शुरू की जाती है, मगर इसमें से कुछ हिस्सा, जो मतलब जितना भी फंड इसमें डिसाइड होता है, उसमें से कुछ हिस्सा राज्यों को भी देना पड़ता है, तो इसे केंद्र स्पॉन्सर्ड स्कीम कहा जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। उड़ान योजना, ठीक है, उड़ान योजना ने 5 साल पूरा किया है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, 5 साल पूरा कर लिया है। इस योजना की शुरुआत 27 अप्रैल 2017 को प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया था। ठीक है, और कहाँ किया गया था, तो शिमला में किया गया था। शिमला कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, उसके बाद इसका जो थीम था या फिर वो था कि पूरे देश का आम नागरिक, ठीक है, यही से उड़ान बनाया गया था, जिसमें इसका मुख्य उद्देश्य था छोटे एवं मझोले शहर, ठीक है, को बड़े नगरों से, ठीक, किफायती हवाई यात्रा की सुविधा से जोड़ना था। ठीक है, इसको 4-5 संस्करणों में, उड़ान 1, उड़ान 2, उड़ान 3.0, उड़ान 4.0, उड़ान 4.1 के तहत 5 चरणों में इसको अपग्रेड किया गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अपग्रेड किया गया है और विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों को इसमें टच किया गया है। ठीक, आगे चलते हैं। ये देखिए, ये कुछ दिन से मैं सोच रहा था कि ये काफी ज्यादा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, NFHS, ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट एक सर्वे है जो देश में कंडक्ट होता है। ठीक है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जिसे हिंदी में कहते हैं, ये अभी तो न्यूज में नहीं है। मैं बता दे रहा हूँ, अभी जैसे आज की डेट में जो मैं करंट अफेयर बना रहा हूँ, उससे न्यूज में तो नहीं है, मगर काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको डिस्कशन करना उचित समझा और आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। ठीक है, तो इसका मुख्य काम क्या है, ये देख लीजिए। भारत में घरों के प्रतिनिधि नमूने, मतलब एक घरों का कुछ एक बहुत बड़ा सैंपल लेते हैं, लगभग में 5 से 6 लाख जो घर होते हैं, इन लोगों को यदि सैंपल साइज इन लोगों का रहता है, और काफी ऑथेंटिकेट डेटा ये होता है। ठीक है, तो यही कह रहा है, आयोजित एक बड़े पैमाने पर बहुलक्ष्य, मतलब कई लक्ष्यों का ये सर्वेक्षण है। ठीक है, इसकी शुरुआत जो की गई थी, पहला सर्वेक्षण जो था, इसकी शुरुआत 1992-93 में की गई थी, इसको ध्यान रखना है। सर्वेक्षण में क्या क्या चीजें की जाती हैं, तो ये देखिए, प्रजनन क्षमता, ठीक है, शिशु एवं बाल मृत्यु दर, इसको लिया जाता है। परिवार नियोजन की प्रथा के बारे में जाना जाता है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के बारे में, जच्चा बच्चा, ठीक है, प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में, ठीक है, पोषण पोषण के बारे में, ठीक है, एनीमिया या फिर कह सकते हैं रक्त अल्पता, ठीक है, एनीमिया के बारे में, और उपयोग और स्वास्थ्य, ठीक है, और परिवार नियोजन की सेवाओं की गुणवत्ता पर राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर जानकारी प्रदान करना है। ठीक है, ये मैंने NFHS की जो साइट है वहीं से लिया है। ठीक है, तो ये इसका मुख्य कार्य है। अब इसमें इसको कराने का क्या मतलब, क्या यूज है, क्या एम रहता है, तो उस बारे में जानिए। इसके दो विशिष्ट लक्ष्य हैं। क्या पहला लक्ष्य है, परिवार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ठीक है, एवं अन्य एजेंसियों द्वारा जो भी नीति और कार्यक्रम बनाए जाते हैं, ठीक है, उसमें इसके डेटा को, ठीक है, बहुत बृहद स्तर पे यूज किया जाता है। ठीक है, अभी आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं कि एक नीति आयोग ने एक मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है, MPI, नेस ठीक है, थोड़ा इसको कर लीजिएगा, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बनाया था। उसमें इस डेटा को
यहाँ के डेटा को थोड़ा बृहद स्तर पे यूज किया था। तो ये चीजें हैं। फिर दूसरा क्या है, महत्वपूर्ण उभरते स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की ठीक है, महत्वपूर्ण उभरते स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मुद्दों की जानकारी प्रदान करना है। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है, काफी ज्यादा और काफी ऑथेंटिकेट डेटा रहता है इसका, तो इसके बारे में जानना हमें जरूरी है। क्वेश्चन क्या पूछ देगा कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में कौन सा इंडिकेटर शामिल नहीं किया जाता है, जिसको मतलब हम डेटा के तौर पे उसमें इकट्ठा नहीं करते हैं। पांच दे देगा, प्रजनन क्षमता, शिशु एवं बाल मृत्यु दर, परिवार नियोजन की प्रथा, और चौथा दे देगा शिक्षा। बात देख लीजिए, इसमें शिक्षा नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह क्वेश्चन बनेगा। आगे चलते हैं पर्यावरण से। देखिए, ये एक लालटेन है, ठीक है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जी द्वारा किया जा रहा है, तो इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, जिसका नाम रखा गया है रोशनी। ठीक है, ये पहली खारे पानी की, ठीक है, खारे पानी से इसका संचालन होगा। कैसे होगा, एलईडी लैंप को बिजली देने के लिए। अब देखिए, जैसे इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे समुद्र का पानी का उपयोग करेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक, खरे अब इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक, गरीबों, जरूरतमंदों के लिए, जो मतलब भारत की जो कोस्टलाइन एरिया में जो भी लोग रह रहे हैं, 7500 किलोमीटर की जो कोस्टलाइन एरिया, उसमें जो भी लोग रह रहे हैं, मोस्टली रूप से जो मछली पकड़ने वाले समुदाय जो भी है, इन लोगों के जो जीवन में ईज ऑफ लिविंग में ये काफी ज्यादा सुधार करेगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है, बस आपको इसका नाम ध्यान रखना है। रोशनी जो खारे पानी की इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के माध्यम से, समुद्र के पानी को इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के माध्यम से यूज किया जाएगा, वहां से इसने एलईडी बल्ब को जलाया। इसको ध्यान रखना है, भारत की पहली है, इसको भी ध्यान रखना है। सोर्स पीआईबी। ठीक है, आगे चलिए, पर्यावरण से रिलेटेड है। ब्लू बांड की अवधारणा, सेबी ने ब्लू बांड की अवधारणा पे कुछ प्रस्ताव दिया है। ठीक है, अब इसमें क्या है, ब्लू बॉन्ड क्या है, ब्लू बॉन्ड जारी करके फंड इकट्ठा किया जाएगा, और उसको ब्लू, जो इकोनॉमी भारत सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना है ब्लू इकोनॉमी, उसकी गतिविधियों में उस फंड का प्रयोग किया जाएगा। जैसे समुद्री खनन, ठीक है, मछली पकड़ने के लिए मतलब सतत, मतलब ऐसी एक व्यवस्था डेवलप की जाएगी, सस्टेनेबल व्यवस्था, जिससे मछली, जो भी मछली पकड़ने का टेक्नोलॉजी, उसमें सतत टेक्नोलॉजी की जाएगी, जिसमें पर्यावरण को भी ध्यान में रखा जाएगा। तो ब्लू बॉन्ड इसी से रिलेटेड है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक, आगे चलिए, अब ये देख लीजिए, सेबी के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड है, ठीक है, जिसकी स्थापना 1988 में की गई थी, एक कार्यकारी निकाय के तौर पे। ठीक है, कार्यकारी एग्जीक्यूटिव बॉडी थी। फिर बाद में 1992 में इसको वैधानिक बॉडी बना दिया गया, वैधानिक अधिकार दे दिए गए। तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलिए, स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन किया है, ठीक है, जिसमें जो ये वर्षा का पानी है, वर्षा का पानी जो है, इसमें इन्होंने कैंसर के कुछ गुण पाए हैं। ठीक है, कैंसर होने वाले केमिकल पाए गए हैं। ठीक है, कैंसर कारक केमिकल पाए गए हैं। ठीक है, जिनका नाम इन्होंने रखा है PFAS। ठीक है, यानी कि प्रति और पॉलीफ्लोरो एकल पदार्थ, इसका पूरा नाम रखा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब सुरक्षित नहीं रहा है वर्षा का पानी, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, आगे चलिए, अगला जो है, ये एक तस्मानियन टाइगर है। ठीक है, ठीक है, इसका जो सोर्स है फोटो का, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने तस्मानियन बाघ को पुनर्जीवित, ये विलुप्त हो चुका है 1936 में, ये विलुप्त हो चुका है, अब इसका अस्तित्व धरती पे बचा नहीं है। तो उसको पुनर्जीवित करने के लिए, तस्मानियन बाघ को पुनर्जीवित करने के लिए एक परियोजना की शुरुआत की है। तो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था, तो पर्यावरण से जो भी तैयारी कर रहा है उसके लिए तो बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलिए, आगे क्या कर रहा है, पर्यावरण से रिलेटेड है। देखिए, अगर पर्यावरण को कुछ भी, ये देखिए, इसको तो इकोनॉमी के तौर पे ले भी ले सकते हैं, पर्यावरण के तौर पे भी ले सकते हैं, क्योंकि एक
ओवरऑल पर्यावरण को के हित में ही लेकर एनटीपीसी ने जो भी शुरुआत किया है, क्या शुरुआत किया है, सुपर थर्मल यूनिट है उसके पास विंध्याचल में, विंध्याचल उत्तर प्रदेश मिर्जापुर में है, इसको ध्यान रखिएगा, एनटीपीसी मिर्जापुर में है। ठीक है, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है। ठीक है, तो वहां पे एक उन्होंने कार्बन अवशोषण प्रणाली को शुरू किया है। ठीक है, कार्बन अवशोषण प्रणाली देखिए, जैसे मान लीजिए एनटीपीसी में जो पावर प्लांट होते हैं ना, देखिए जैसे मान लीजिए कि बॉयलर होता है। ठीक है, बॉयलर में यहाँ से कोयला झोंका जाता है। ठीक, कोयला यहाँ से झोंका जाता है। ये कोयला से इसमें ना स्टीम बनती है, पानी रहता है, पानी से स्टीम बनती है, और ये स्टीम इतना ज्यादा प्रेशराइज रहती है, प्रेशराइज का मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल रहती है, प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है। फिर इस स्टीम को यहाँ से ले जाके एक टरबाइन में, यहाँ पे ये टरबाइन होती है, इस पे इसको मूवमेंट कराया जाता है, और यहाँ से एक डायनमो फिर जनरेटर के थ्रू बिजली पैदा की जाती है। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब देखिए, जब यहाँ से कोयला झोंका जाएगा तो यहाँ से फ्लू गैस निकलेगी। मतलब कोयला जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कोयला में सल्फर होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब चीजें जो है जो वातावरण को काफी ज्यादा हानिकारक हैं वातावरण के लिए, तो फ्लू गैस निकलती है जो सीधे वातावरण में जाके मिलती है। मगर अब एनटीपीसी ने क्या किया है, वहां पे एक सिस्टम मौजूद किया है, और फ्लू गैस में जो भी कार्बन है, कार्बन पदार्थ जो भी है, इसको सक कर रहा है या फिर अवशोषण कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, एब्जॉर्ब करके जो इसमें से फ्लू गैस निकल रही है, इसमें जो कार्बन की मात्रा है उसको मिनिमम कर दे रहा है। ठीक है, मिनिमम कर दे रहा है, इस ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इससे क्या फायदा होगा कि कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो इन्वायरमेंट में कम जाएगी, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस जो है इन्वायरमेंट में कम पहुंचेगी, तो जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का जो इफेक्ट है वो कम होगा। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है। तो इसको ये कह रहा है ना, ग्रीन वातावरण, हरित वातावरण को बढ़ावा देगा यह प्रयास। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, हरित वातावरण को प्रभावित बढ़ावा देगा ही ये। तो ये बहुत अच्छी चीज है, इसको पर्यावरण में भी ले सकते हैं और इकोनॉमी के तौर पे भी ले सकते हैं, क्योंकि ये यूनिट जो है वो कहीं ज्यादा मेगावाट की बिजली करती है, इंडस्ट्री को देती है, इंडस्ट्री उससे ग्रोथ होती है, ये सब चीजें हैं। आगे चलिए। ठीक, उसी के बाद ये जो हमारा अगला पर्यावरण से ही रिलेटेड है करंट अफेयर, जो है अगस्त्य मलाई। ठीक है, अगस्त्य मलाई हाथी रिजर्व। ठीक है, ये देश का 32वां हाथी रिजर्व होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये तमिलनाडु का 5वां हाथी रिजर्व है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक, अभी आप लोग देखे होंगे, चलिए उसको आगे वाले में डिस्कस कर लेंगे। तो ये पांचवा, तमिलनाडु का पांचवा और देश का 32वां हाथी रिजर्व है। ठीक है, चार जो अन्य हाथी रिजर्व तमिलनाडु के जो है, कोयम्बटूर, ठीक है, नीलगिरी, अन्नामलाई, श्री विलीपुथुर। ठीक है, ये हमारे चार जो हैं हाथी रिजर्व है। अगर देखिए कुछ हमारे प्रोनाउंसिएशन में, नामों के प्रोनाउंसिएशन में अगर हमसे कुछ गलती हो रही होगी तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। ठीक है, उसके बाद अगला जो देख लीजिए, उड़ीसा, ठीक, असम और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 5 हाथी रिजर्व है, एलिफेंट रिजर्व 5 है। ठीक, एलिफेंट रिजर्व 5 है। केरल में 4 है, तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत, देखिए भारत नहीं, उत्तर प्रदेश में दुधवा और पीलीभीत टाइगर रिजर्व को मिलाकर एक तराई हाथी रिजर्व बनाया जाएगा। ठीक है, अभी देखिए इसको मैं बहुत फॉलो किया था। देखिए मई की ही न्यूज है, मई की न्यूज है, मगर मैंने बहुत फॉलो किया, मगर इसके बाद इस पे कोई ऑथेंटिकेट चीजें मुझे मिल नहीं पाई। इसीलिए अगर ये बन भी गया होगा तो इसको समझ लीजिएगा कि भारत का जो हाथी रिजर्व है, इसको दुधवा और पीलीभीत टाइगर रिजर्व को मिलाकर बनाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद विश्व हाथी दिवस, ये 12 अगस्त को मनाया गया था। इसको मैं पिछले वाले पार्ट में भी डिस्कस कर चुका हूँ। इसका जो थीम था, ब्रिंग द वर्ल्ड टुगेदर फॉर हेल्प, हाथी एलिफेंट को हेल्प करने के लिए। ठीक है, भारत सरकार द्वारा एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, हम आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड या फिर केंद्र प्रायोजित योजना क्या होती है। तो ये एक प्रोजेक्ट था या फिर परियोजना थी, प्रोजेक्ट एलिफेंट, 1992 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, ये इसको ध्यान रखिएगा। और उसके बाद थोड़ा हाथी के बारे में जान लीजिए कि ये
जो हमारे प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो भी गवर्निंग बॉडी या फिर जो भी एक्ट नियम कानून बनाए गए हैं, उसमें हाथी को किस सूची में रखा गया है? तो देखिए, एक आईयूसीएन की वर्ल्ड फेमस जो रेड सूची है, उसमें इसको संकटग्रस्त कहा गया है। ठीक है। एक साइट्स है जो इंटरनेशनल, मतलब जो वन्य जीवों के इंटरनेशनल ट्रेड को रोकती है, कंट्रोल करती है, कम्बाट करती है, नियंत्रित करती है, उसके परसिस्ट वन में रखा है। मतलब इस लिस्ट में जो भी अगर जानवरों को, वन्य जीव, पौधा जो भी अगर इसमें शामिल है, तो उसके आप उनका इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर सकते हैं। ये चीज कहने का मतलब है। तीसरा जो है वन्य जीव, ये भारत सरकार का जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो है, इसमें शेड्यूल 1 में इसको रखा गया है। शेड्यूल 1 का मतलब ये हो गया कि इस पे अगर इस सूची में अगर कोई भी वन्य जीव अगर रखा गया है, तो अगर उसका आप अगर हंटिंग करते हैं या फिर शिकार करते हैं, तो एक कानूनन जुर्म होगा, उसके लिए सजा का भी प्रावधान है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलिए। फिर उसी के रिगार्डिंग, जो पर्यावरण से रिगार्डिंग था, इसी को मैं डिस्कस करना चाह रहा था वहीं पे। तो देख लीजिए, रामसर की जो साइटें सबसे अधिक जो है तमिलनाडु में हो गई है। ठीक है। हमारे उत्तर प्रदेश में भी 10 है। 10 साइट जो है उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद एक देख लीजिए, स्वच्छ भारत ग्रामीण ने एक काफी अच्छा 1 लाख गांवों को ओडीएफ प्लस सर्टिफिकेट से सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट घोषित किया, फिर सर्टिफाइड किया है। अब देखिए देखिए, ओडीएफ क्या है? ओडीएफ जो है ओपन डिफिकेशन फ्री, इसका पूरा नाम है ओपन डिफिकेशन फ्री। ओपन डिफिकेशन फ्री, तो खुले में शौच से मुक्ति, ये हो गया। अब क्या कह रहा है कि ओडीएफ प्लस जो है, ये है कि ओडीएफ के मानकों को पूरा करते हुए, ओडीएफ के मानकों को पूरा करते हुए जो क्षेत्र में सार्वजनिक एवं सामुदायिक जो शौचालय बने हैं, उनकी गुणवत्ता अच्छी हो। अगर कोई बाहर से पब्लिक आ रही हो, तो अगर इसको यूज करने में उनको साफ सफाई बहुत बढ़िया मिले, इन सब मानकों को लेके ये ओडीएफ प्लस परिभाषित होता है। तो वही कह रहा है कि उत्तर पूरे देश में 1 लाख गांव को ओडीएफ प्लस घोषित किया गया है। ठीक है, आगे चलिए। आगे क्या कर रहा है, एक विधायिका से रिलेटेड है, सोर्स पीआईबी है। सीधा सीधा ये पूरा जो भी ये चीज है, मैंने वहीं से उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। ठीक है, पीआईबी से। तो इसमें मैंने कुछ भी सुधार भी नहीं किया है, क्योंकि वो लोग ऑथेंटिकेट चीजें लिखते हैं, सरकारी ये साइट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है कि भारतीय बंदरगाह विधेयक 2022, ठीक है, मौजूदा कानून जो है 1908 कानून को निरस्त करेगा या फिर उसको रिप्लेस करेगा। ठीक है, इसको कह रहा है रिप्लेस करके 1900 जो है भारतीय बंदरगाह विधेयक 2022 आएगा। ठीक है, उसका स्थान लेगा, ठीक, या फिर रिप्लेस करेगा। तो इसमें जो प्रस्तावित विधेयक के उद्देश्य क्या है, तो ये कह रहा है विशुद्ध रूप से, ये कह रहा है परामर्शी अनुशासनात्मक ढांचे के माध्यम से आपस में राज्यों और केंद्र राज्यों के बीच एकीकृत, मतलब राज्यों मतलब खुद राज्य राज्य एवं केंद्र और राज्य के बीच एकीकृत योजना को बढ़ावा देना है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। फिर कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय संधियों के तहत भारत के दायित्वों को शामिल करते हुए, मतलब जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं, उसमें भारत का क्या दायित्व, उसको शामिल करते हुए भारत में सभी बंदरगाहों के लिए प्रदूषण उपायों को रोकथाम को सुनिश्चित करना है। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखें। बढ़ते बंदरगाह क्षेत्र के लिए आवश्यक विवाद का भी समाधान ढांचे में कमियों को दूर करना है। ठीक है, जो इसमें जो भी कमियां रही होगी, उसको इसमें दूर करना है। ठीक है, फिर कह रहा है डेटा के उपयोग के माध्यम से विकास और अन्य पहलुओं में पारदर्शिता और सहयोग की शुरुआत करनी है। तो ये इसका मुख्य है। तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा इसमें जानना चाहिए। ठीक है, इसको भी जानना चाहिए कि कब पारित हो रहा है, पूछता रहता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि केंद्र सरकार जो भारतीय बंदरगाह अधिनियम 2022 लाई है, तो आप लोग ये देख लीजिए कि जो मेजर
भारत में जो मेजर बंदरगाह है उस पे कानून बनाने का जो अधिकार है एक केंद्र सरकार को है, ठीक है। क्योंकि बंदरगाह जो है संघ सूची का विषय है, यूनियन लिस्ट का, भारतीय संविधान में यूनियन लिस्ट का विषय है, ठीक है। और भारत में जो प्रमुख 12 बंदरगाह जो है, प्रमुख बंदरगाह है, कांडला, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू, मरमगाओ, न्यू मैंगलोर, कोचीन, चेन्नई, कामराज, वीओ चिदम्बरम, विशाखापट्टनम, पारादीप और कोलकाता का हल्दिया पोर्ट, ठीक है। तो ये 12 मेजर पोर्ट है, इनका नाम भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। आगे चलिए। धरोहर मतलब ये यूनेस्को से रिलेटेड कुछ है, तो देखिए अभी कुछ दिन पहले नवरोज, एक ये पारसी न्यू ईयर है, इसको मनाया गया, नवरोज पारसी न्यू ईयर है, ठीक है। 2016 में नवरोज को यूनेस्को द्वारा भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया था, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है। भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों में 14 चीजें शामिल हैं, 14 हमारे फेस्टिवल या फिर जो भी कहते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं वो शामिल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वैदिक जप की परंपरा, ठीक है, वैदिक जप की या फिर जाप भी हो सकता है, थोड़ा सा मुझसे गलती हो रही, देख लीजिएगा इसको। रामलीला, ठीक है, रामायण पर पारंपरिक प्रदर्शन 2008 में किया गया था, इसको भी 2008 में किया गया था। फिर ये है, इसको देख लीजिएगा। फिर राम मन गढ़वाल हिमालय धार्मिक त्योहार एवं धार्मिक अनुष्ठान, इसको देख लीजिएगा, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। कालबेलिया लोकगीत एवं राजस्थान के नृत्य, ये भी है इसमें, ठीक। आगे चलते छऊ नृत्य, इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। लद्दाख का बौद्ध जप, ठीक है, हिमालय के लद्दाख क्षेत्र एवं जम्मू एवं कश्मीर भारत में पवित्र बौद्ध ग्रंथों का पाठ होता है, तो इसको भी आप लोग अमूर्त श्रेणी में ले सकते हैं। फिर मणिपुर का संकीर्तन, पारंपरिक गायन, नगाड़े और नृत्य, ये भी 2013 में शामिल किया गया था। योग को किया गया था 2016 में। पंजाब ठठेरों द्वारा बनाए जाने वाले पीतल एवं तांबे के बर्तन, इसको 2014 में शामिल किया गया था। नवरोज 16 में बता ही चुका हूँ। कुंभ मेला, ठीक है, 4 शहरों में लगता है, हरिद्वार, हरिद्वार, ठीक है, प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज, ठीक। उसके बाद उज्जैन, उज्जैन और नासिक, ये 4 शहरों में कुंभ मेला लगता है। तो इसको 2017 में इसको शामिल किया गया था, एवं दुर्गा पूजा को रिसेंटली, कलकत्ता की दुर्गा पूजा को 2021 में शामिल किया गया था। इस चीज को भी आप लोग सब याद रखिएगा, क्योंकि काफी ज्यादा 14 है, बहुत ज्यादा है भी नहीं, और याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन जैसे पूछ सकता है ना, सुमेलित करने के लिए इधर, मतलब जो भी हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम है या फिर अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें हैं, इनका इधर दे देगा, इधर ईयर दे देगा, और कहेगा कि सुमेलित करिए, तो वहां पे काम गड़बड़ा जाएगा। तो आप लोग इसको दोनों चीजों को याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलिए, देखिए खेल से रिलेटेड है, खेल से रिलेटेड करंट अफेयर। सुल्तान अजलान शाह कप 2022 का आयोजन इंडोनेशिया में होगा, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये हॉकी से रिलेटेड है, हॉकी से ये रिलेटेड है, हॉकी कप है। उसके बाद कह रहा है मनीषा कल्याण, इनका नाम याद रखिएगा, मनीषा कल्याण, ये यूईएफए यूरोपियन वोमेन चैंपियनशिप लीग में खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर बनी, तो मनीषा कल्याण का नाम आपको याद रखना है। फिर कह रहा है डूरंड कप, ये देखिए बहुत पुराना डूरंड कप है, ये फुटबॉल से रिलेटेड है, डूरंड कप, ठीक है, फुटबॉल से रिलेटेड है। और इसका 131वां जो संस्करण है, इसका आयोजन कोलकाता में हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है, ठीक है। ये फुटबॉल से समय पिछले साल की जो 130वां संस्करण जो हुआ था, उसमें पिछले टाइम गोवा की टीम ने इसको कप को जीता था, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलिए, खेल से रिलेटेड, फीफा ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित कर दिया या फिर सस्पेंड कर दिया है, ठीक है। उससे रिलेटेड जो भी है, अंडर 17, ठीक है, अंडर 17 जो महिला फुटबॉल विश्व कप था, उसका भारत में आयोजन
अक्टूबर में होना है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अभी इस पे कोई न्यूज नहीं आई है, आएगी तो हम आपसे अपडेट करेंगे। फिर एक देख लीजिए, फीफा क्या है? एसोसिएशन फुटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ है, ठीक है। फुटबॉल एसोसिएशन एक अंतर्राष्ट्रीय महासंघ है, ठीक है। फुटबॉल खेल को रेगुलेट करता है या फिर इसका संचालन करता है, नियम कानून नियंत्रण जो भी है वो बनाता है। फीफा का जो मुख्यालय है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलिए, समग्र में देख लीजिए, यूरोपियन यूनियन की तर्ज पर देखिए, यूरोपियन यूनियन में क्या हुआ है, यूरोपियन यूनियन में जितने भी देश हैं वहां पे एक कानून ला जो भी चार्टर वगैरह बना है, उसमें कहा गया है कि जो भी कंपनियां हैं जिसमें चार्जिंग का व्यवस्था की जाती है, जैसे मोबाइल चार्जिंग के लिए अलग चार्जर, टैबलेट के लिए अलग चार्जर, लैपटॉप के लिए अलग चार्जर, तो वहां पे ऐसी व्यवस्था की गई है कि कोई भी कंपनी अगर मान लीजिए कि लैपटॉप, मोबाइल और टैबलेट और कोई भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बना रही है तो उसका एक कॉमन चार्जर बनाएगी, ठीक है। कॉमन चार्जर बनाएगी तो मान लीजिए कि जैसे मैं, चाहे आप हो गए, आप मोबाइल खरीद रहे हैं किसी कंपनी का, मान लीजिए एक्स कंपनी का मोबाइल खरीद रहे हैं, फिर एक्स कंपनी का लैपटॉप खरीद रहे हैं, एक्स कंपनी का टैबलेट खरीद ले रहे हैं, ठीक है। तो आपको इन तीनों को चार्ज करने के लिए एक ही कॉमन चार्जर होगा और एक ही बार आपको एक चार्जर खरीदना पड़ेगा। तो उसी की तर्ज पर भारत ने भी इच्छा जताई है कि यहाँ पर भी कॉमन चार्जर सबको दिया जाए, सभी उपकरणों के लिए, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। फिर आपको एक चीज आपको बता दूं, ऑपरेशन मेघदूत जो है सेना द्वारा संचालित किया गया था, जिसमें सियाचिन सियाचिन जो क्षेत्र है उस पर नियंत्रण लेने के लिए चलाया गया था। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए, भारत ने श्रीलंका नेवी को, ठीक है, श्रीलंका नेवी को डोर्नियर निगरानी एयरक्राफ्ट दिया है, ठीक है। भारत ने डोर्नियर निगरानी एयरक्राफ्ट, इसका नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने मेक मेक इन इंडिया हो सकता है, फिर मेक इंडिया नंबर वन मिशन की शुरुआत की है, ठीक है। मेक इंडिया नंबर वन मिशन की शुरुआत की है और इसका स्लोगन दिया है उन्होंने, वी हैव टू मेक इंडिया ग्रेट अगेन, ठीक है। वी हैव टू मेक इंडिया ग्रेट अगेन। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकता है किसी भी एग्जाम में, ठीक है। पिछली बार जो अमेरिका में इलेक्शन हुआ था उसमें डोनाल्ड ट्रम्प ने मागा मागा एक कैंपेन की शुरुआत की थी, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ठीक है। ये बिहार पीसीएस में, बीपीएससी में पूछा था एक क्वेश्चन, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखे रहेंगे तो गलतियां नहीं होंगी, ठीक है। आगे चलिए, केरल के पहले आदिवासी उपन्यासकार नारायण का निधन हो चुका है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, नारायण साहब का। तो इनका पहला जो उपन्यास था वो था कोचा रेठी, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। दही हांडी जो जन्माष्टमी के अवसर पे होती है, उसको महाराष्ट्र सरकार ने आधिकारिक खेल का दर्जा दे दिया है, ठीक है। ठीक है, आगे चलिए, एक विधायक एक पेंशन योजना की शुरुआत पंजाब सरकार द्वारा किया गया है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। फिर सुपर बासुकी सुपर बासुकी ये देश की सबसे लंबी, सबसे भारी मालगाड़ी है, जिसमें 295 डिब्बे हैं और 6 इंजन लगाए हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। फिर बेरोजगार महिलाओं के लिए अम्मा योजना एवं वात्सल्य योजना दोनों, अम्मा योजना एवं वात्सल्य योजना सिक्किम राज्य में शुरू की गई, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलिए, प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक। प्रवासी भारतीय दिवस जो जनवरी 2023 का जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो इंदौर में आयोजित किया जाएगा। ये 17वां प्रवासी भारतीय दिवस होगा, आप लोग जब से मनाया जा रहा है, ये 17वां प्रवासी भारतीय दिवस होगा। प्रति वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। प्रति वर्ष 9 जनवरी को ये मनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो 1915 में 9 जनवरी को ही बापू महात्मा गांधी बापू ने दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और उन्हीं की याद में यह दिवस मनाया जाता है, बापू के लौटने की याद में, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। 2022 के प्रवासी
जो 2022 में जो प्रवासी दिवस था, उसका थीम था आत्मनिर्भर भारत में योगदान। आत्मनिर्भर भारत में योगदान, इसको ध्यान रखिएगा। अभी इसका जो 2023 का जो थीम आएगा, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ ही पे, इसी चैनल पे, तो इसको घबराने की जरूरत है। 2022 में जो मुख्य अतिथि थे, सूरीनाम के राष्ट्रपति। सूरीनाम एक देश है जो अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम हिस्से में है, तो पश्चिम हिस्से में, इसको ध्यान रखिएगा। तो वहां के जो राष्ट्रपति थे, चंद्रिका प्रसाद संतोखी, इसके मुख्य अतिथि थे। तो एक ये था हमारा करंट अफेयर जो आप लोगों के सामने था, ठीक है। अगला जो करंट अफेयर है अगले हफ्ते का आएगा, और उसके बाद पूरे महीने का जो भी पीडीएफ होगी हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। 15 अगस्त से लेके 21 अगस्त के बीच का एक करंट अफेयर था, और इसका जो पूरे महीने भर का जो भी इसका पीडीएफ बनेगा महीने भर का, ये आप लोगों को मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, ठीक है। 15 अगस्त वाली जो करंट अफेयर जो मैंने पार्ट 3 करके डाला है, उसको देख लीजिएगा, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, ठीक है।